तो इसमें जो विद्वानों के अलग अलग मत हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भट्टनायक द्वारा साधारणीकरण शब्द का प्रयोग। रस निष्पादित के प्रसंग में साधारणीकरण शब्द का विशिष्ट महत्व है। भारतीय रस चिंतन के अंतर्गत साधारणीकरण पर विचार करने की लंबी परंपरा रही। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भर्त मुनि प्रख्यात सूत्र विभाव अनुभव व्याभिचार संयोगादृश निष्पत्ति की व्याख्या के भीतर किया। भट्टनायक ने भरत सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट शंकुक के व्याख्यागत दोषों का परिहार करने के लिए अपने सिद्धांत भोगवाद और भुक्तिवाद के अंतर्गत साधारणीकरण की प्रतिष्ठा की। काव्य में अपने लिए सिद्धांत भोगवादी या भुक्तिवादी काव्य में वर्णित विशिष्ट पात्रों के भाव सहृदय साधारण और सर्वसाधारण के आस्वाद के विषय किस प्रकार हो जाते। काव्य अनुभूति के आस्वाद के इस मौलिक प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। साधारणीकरण सिद्धांत। व्यापक अर्थों में साधारणीकरण को काव्य अनुभूति की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया का गहरा संबंध काव्य संप्रेषण व्यापार से। आज लगभग सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि साधारणीकरण सिद्धांत के बीज भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में विद्यमान है। साधारणीकरण से भट्टनायक का तात्पर्य। साधारणीकरण विभावादी व्यापार का होता है। भावकत्व व्यापार का प्राण है। साधारणीकरण भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाता है। साधारणीकरण रस आस्वाद से पूर्व की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो रस के विभिन्न अवयवों को अपने विशिष्ट से मुक्त कर आस्वाद रूप प्रस्तुत कर देती है। अविधा व्यापार की सीमा सामान्य पदार्थ तक ही है। इससे आगे का कार्य भावकत्व तथा भोजकत्व व्यापार के द्वारा होते हैं। कवि पूरे प्रयास से भाषा को दोषों से बचाता है तथा गुण अलंकारों से अलंकृत करता है। इससे काव्य भाषा में एक विशेष प्रकार का अर्थ चमत्कार आ जाता है। दृश्य काव्य में यह क्षमता अभिनय के द्वारा आती है। काव्य अनुभूति के लिए भाषा का भाव प्रवण कलात्मक प्रयोग एक विशेष पृष्ठभूमि या मानसिक परिवेश तैयार करता है। विभाव आदि के साधारणीकरण का सहृदय की चेतना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे ही भट्टनायक निज मोह संकटता निवारण कहते हैं। निज मोह संकटता निवारण अर्थात अपने पराये के मोह पाश का नाश। भावकत्व व्यापार को ही निज मोह संकटता निर्वाण कारी कहा गया है। भावकत्व व्यापार तथा साधारणीकरण एकदम पर्यायवाची नहीं है। साधारणीकरण स्वयं में भावकत्व व्यापार का एक अंग है। अपने महत्व के कारण उसे भावकत्व की आत्मा घोषित किया गया है। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने साधारणीकरण और भावकत्व के संबंध पर विचार करने के लिए भावकत्व व्यापार के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख कारण है कि विभिन्न शास्त्रों के व्यापार में शब्द का प्रयोग होता है, किंतु इसका प्रधान क्षेत्र न्याय शास्त्र है। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति को व्यापार या वृत्ति के नाम दिया गया। व्यापार अथवा शब्द शक्ति के द्वारा पद से पदार्थ का ज्ञान होता है। शब्द कारण है कि जैसे मिट्टी घड़े का कारण है, कुम्हार डंडे से चाक को घुमाता है तभी मिट्टी से घड़ा बनता है। इसी भांति शब्द रूपी कारणों से एक विशेष व्यापार द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्दों के व्यापार कई प्रकार के होते हैं, किंतु आचार्यों ने अभिधा व्यंजना लक्षणा इन तीन शब्द शक्तियों को ही विशेष स्वीकृति प्रदान की है।
उदाहरण के लिए हम कुल्हाड़े से लकड़ी चीरते हैं। कुठार तथा काष्ठ का इसमें संयोग होता है। यह एक व्यापार है। कुठार दारू संयोग व्यापार हर तरह के व्यापार का एक फल होता है। कुठार दारू संयोग का अवतार व्यापार भी कहा गया है, क्योंकि इस प्रधान व्यापार में अन्य बहुत से व्यापार शामिल रहते हैं। ठीक यही स्थिति भावकत्व और साधारणीकरण की होती है। भावकत्व एक अत्यंत व्यापक व्यापार है जिसमें कुछ अन्य व्यापारों के साथ साधारणीकरण भी शामिल है। भावकत्व काव्य शब्दों का एक व्यापार है। काव्य शब्द जन्य है तथा फल रूप में रस भावन का जनक है। अतः साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः अभिनवगुप्त को रस प्रक्रिया में यह मीमांसा प्रणाली मान्य नहीं। अभिनवगुप्त का कहना है कि भावकत्व को व्यंजना व्यापार से पृथक मानना आवश्यक है। उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व शक्तियों को अस्वीकार करके साधारणीकरण को स्वीकार किया। उनके अनुसार साधारणीकरण के दो स्तर हैं। एक स्तर पर विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है और दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अर्थात विभावादि का साधारणीकरण होता है और साथ ही पाठक या सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। शब्द या अर्थ की व्यंजना के सहारे ही रस का भाव या आस्वादन भावक को होता है। अतः काव्य अनुभूति की प्रक्रिया में भावकत्व व्यापार को पृथक मानना व्यर्थ है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सहृदय समाज की अनुभूति व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर सामान्य सामान्यकरण के रूप में आ जाती है, उसी को साधारणीकरण कहा जाता है। मूल अर्थ यह हुआ कि असाधारण का साधारण बन जाना। अतः साधारणीकरण के लिए आवश्यक है पहलू वस्तु की असाधारण स्थिति हो। जहाँ पहले ही असाधारणता विद्यमान नहीं है वहाँ साधारणीकरण के लिए अवकाश ही कहाँ। विभावादि साधारणीकरण हो जाते हैं का अर्थ है अपने पराये के संबंधों से मुक्त निज मोह संकटता निवारण की भावभूमि को प्राप्त होना। यह साधारणीकरण व्यापार सामाजिक के वासना के रूप में स्थित स्थायी भाव के आधार पर होता है। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने वासना को स्वीकृति प्रदान की और स्थायी भाव को साधारणीकरण माना। संस्कृत आचार्यों द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या विवेचना। भट्टनायक विभावादि का साधारणीकरण मानते हैं। भट्टनायक ने विषय पक्ष का साधारणीकरण से अभिप्रेत अर्थ लिया। विषयी पक्ष अर्थात प्रमाता या सामाजिक की सत्ता तथा स्थायी भाव के साधारणीकरण पर वे मौन ही रहे। केवल उन्होंने प्रमाता चेतना के मोह संकटता निवारण की स्पष्ट बात कही है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के मत में संशोधन कर साधारणीकरण को अपने ही ढंग से प्रस्तुत किया। वाक्यार्थ के ज्ञान के उपरांत साधारणीकरण नामक व्यापार द्वारा सहृदय की कुछ इस प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मिकता प्रतीति होती है कि जिसके द्वारा काव्य अथवा नट आदि सामग्री में वर्णित देश काल प्रमाद आदि सभी विषय नष्ट हो जाते। वस्तुतः यही साधारणीकरण व्यापार है। उदाहरणार्थ भयानक रस के निर्देशन ग्रीवा भगाभिराम तपस्या च मृग योत्कादि
मारिति तस्य विशेष रूपत्व भावादि इति। ऐसी स्थिति में सहृदय को जिस भयानक रस की प्रतीति होती है वह उस भावना से भिन्न होती है कि मैं भीत हूँ अथवा यह भीत है, अथवा शत्रु और मित्र अथवा उदासीन भीत है। यह प्रतीत लौकिक सुख के ज्ञान से भिन्न या विलक्षण होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आश्रय और आलम्बन का साधारणीकरण हो जाने से स्थायी भाव ही देश काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त लिखते हैं, अभिनव गुप्त के मतानुसार साधारणीकरण विभवादि का नहीं होता, स्थायी भाव का ही होता है। जिस प्रकार विभवादि स्थायी भाव के कारण होते हैं उसी प्रकार विभवादि का साधारणीकरण ही स्थायी भाव का साधारणीकरण के कारण होता है। स्थायी भाव के साधारणीकरण का अर्थ देश काल के बंधन, व्यक्ति संसर्ग आदि से मुक्त, व्यक्ति चेतना से मुक्त हो जाने पर भाव की इंद्रिय सुख दुख भावना भी नष्ट हो जाती है। काव्य आस्वाद की प्रक्रिया में भाव का साधारणीकरण व्यक्तिक न रहकर सामूहिक क्रिया है। यह एक सामाजिक की अनुभूति न होकर सामूहिक अनुभूति है। इसके अलावा साधारणीकरण का सार है स्थायी भाव का साधारणीकरण। अभिनव गुप्त की उपयुक्त व्याख्या को आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका में इस प्रकार दिया गया है। भावकत्व एक ही विशिष्ट अर्थ में साधारणीकरण है। भावकत्व व्यापार के द्वारा ही विभव आदि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का अभिप्राय व्यक्ति संसर्गों से मुक्त होकर विभावों का विशेष से सामान्य हो जाना। स्थायी भाव और अनुभाव के साधारणीकरण का अभिप्राय अपने पराये के व्यक्ति संबंधों से छूट जाना। साधारणीकरण की महत्व प्रतिष्ठा करते समय पटनायक के सामने कुछ नैतिकता की समस्याएं थी, कुछ जीवन जगत के यथार्थ की। उन्होंने सन्निवेश औचित्य और सन्निवेश लालित्य आदि व्यवहारिक का औचित्य आवश्यक माना। राम की आलम्बन, सीता सहृदय की विभव आदि कैसे बन जाती है, देवता महापुरुष आदि के समुद्र लांघन आदि जैसे कार्य उसके विभावों का कार्य कैसे करते हैं। संक्षेप में इस तरह की समस्याओं से सुलझने के लिए पटनायक ने साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। औचित्य के साथ साधारणीकरण का घनिष्ठ संबंध जोड़ते हुए पटनायक साधारणीकरण की सीमाओं को सही निर्देश न कर सके। प्रश्न उठता है कि सीता के प्रति सामाजिक नैतिक स्तर पर झूठ कैसे ले सकता है। पटनायक का उत्तर है, भावकत्व व्यापार से इन विघ्नों को दूर किया जा सकता है। संस्कृत के प्रवृत्ति सभी शास्त्रकार प्राय पटनायक तथा अभिनव गुप्त के साधारणीकरण सिद्धांत की पुष्टि करते रहे। केवल आचार्य विश्वनाथ और पंडिताचार्य जगन्नाथ ने चिंतन के कुछ मौलिक संकेत दिए। विश्वनाथ ने दो भिन्न स्थापनाओं का संकेत दिया। विश्वनाथ के अनुसार पाठक या प्रमाता का आशय के साथ अभेद संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात साधारणीकरण स्थिति में रत्य आदि स्थायी भाव का उसी रूप में अनुभव होने लगता है और इसी रसानुभूति के समय परस्य न परस्यति, ममेति न ममेति च। यह दूसरे का है, यह दूसरे का नहीं है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, इस प्रकार का भेद नष्ट हो जाता है। विभव आदि के पंडित राज जगन्नाथ ने नव्य न्याय दर्शन के प्रकाश में आश्रय के साथ तदामय या अभेद को अस्वीकार तो कर लिया, किंतु साधारणीकरण व्यापार के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना कर डाली। दोष दर्शन की स्थापना का अर्थ है पाठक को व्यंजना वृत्ति से आलम्बन विषयक रति का ज्ञान। इसके बाद सहृदयता के कारण पाठक के मन में
एक दोष भावना जागृत होती है, जिससे उसकी आत्मा कल्पित विभव आदि से आच्छादित हो जाती है और उसमें सौपा के सीपी के टुकड़े में चांदी की प्रतीति सदृश इस दोष के कारण अनिर्वचनीय सप्तरूप रति आदि चित्तवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। हिंदी विद्वानों द्वारा साधारणीकरण संबंधी चिंतन और विवेचना। हिंदी काव्य शास्त्र में पंडित राज के बाद गंभीर शास्त्रीय चिंतन और विवेचना का युग ही समाप्त हो गया। हिंदी के भक्त और रीति के कवि प्रायः सरलीकरण के शिकार हो गए। ध्वनि रस साधारणीकरण जैसे गंभीर विषयों की चर्चा की न तो उनमें सामर्थ्य थी और न उनकी प्रवृत्ति। एक ऐसी स्थिति के कारण इसमें लगभग 3 शताब्दियों तक साधारणीकरण की चर्चा बंद रही। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में हिंदी आलोचना के प्रथम आधुनिक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण सिद्धांत पर गंभीरता से विचार किया और इस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध लेख साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में साधारणीकरण सिद्धांत पर मुक्त होकर नवीन दृष्टि प्रदान करता है मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया। यह चिंतन इतना मौलिक है कि काव्य शास्त्र की शास्त्रबद्ध जड़ता से मुक्त होकर नवीन दृष्टि प्रदान करता है। साधारणीकरण सिद्धांत से संबंधित आचार्य शुक्ल की स्थापना निम्नलिखित है। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते। मनुष्य मात्र के हृदय में विद्यमान भावनाओं की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रस उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। सच्चा कवि वही होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। जब तक रस दशा के वर्णन में आलंबन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक यह वर्णन भाव प्रदर्शन मात्र रहेगा। उसका भाव और विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा आसक्त होगा, पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति नहीं हो सकती। काव्य का विषय सदा विशेष होता है और सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक और श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विषय आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के अभाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठक और श्रोताओं के भाव में आलंबन हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके द्वारा साक्षात्कार से सब पाठकों या श्रोताओं के मन में एक भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में और फिर श्रोता या पाठक में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने आचार्य विश्वनाथ के मत का पल्ला पकड़ा है। इसीलिए वे आश्रय के साथ तादात्म्य पर बल देते हैं और आलंबन
तत्व धर्म का साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। उन्होंने कवि, काव्य और सहृदय की त्रयी शुक्ल के मत से साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में होनी चाहिए, अर्थात उन्होंने कवि, काव्य सहृदय की त्रयी में अपना नया सूत्र जोड़ दिया है। कवि भावना के साधारणीकरण की स्वीकृति आचार्य शुक्ल के इसी विचार को बाद में डॉक्टर नागेंद्र ने पुनर्प्रतिष्ठित किया। आचार्य शुक्ल का मत भारतीय काव्यशास्त्र के स्वीकृति सिद्धांत से थोड़ा भिन्न है, इसीलिए कई विद्वानों ने उनके मत की आलोचना की है। रामदहीन मिश्र ने काव्य दर्पण में विवाह आदि के साधारणीकरण को केवल आलंबन धर्म तक सीमित किए जाने पर आपत्ति की है तथा कहा है कि रस को कोटियों का विभाजन रस की प्रकृति के विपरीत है, अतः साधारणीकरण और तदात्मतीकरण का यहाँ से पढ़ते हैं का एक ही अर्थ में प्रयोग भ्रामक है। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने आचार्य शुक्ल के मत को भ्रम की संज्ञा देकर कहा है, साधारणीकरण से यहाँ यह अर्थ लिया गया है कि विभाव, अनुभाव आदि को साधारण रूप देकर सामने लाया जाए। विभाव, अनुभाव आदि का साधारणतः अथवा लोक सामान्य होना दो अर्थों में माना जा सकता है। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के मत पर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि वे अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण से अभिप्राय चित्तवृत्तियों के साधारणीकरण का ही मानते हैं। सहृदय चित्त जब एकांत हो जाता है तो उसे सभी कुछ साधारण प्रतीत होने लगता है। विभाव का साधारणीकरण एकांकी है, भाव का साधारणीकरण ही वास्तविक एवं पूर्ण है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन में आलंबन के विषयगत अस्तित्व पर बल देकर कहा है कि जनता के मन में भी परंपरागत संस्कारों से एक सामान्य भावना बनी रहती है, वही आलंबन का विषयगत अस्तित्व है। जो बात सबके मन में रहती है वह मानसिक रहती हुई विषय निष्ठता धारण कर लेती है। निष्कर्ष यह है कि सहृदय का तदामय काव्य निबद्ध कवि की अनुभूति से होता है, उसमें कवि अनुभूति की भिन्नता का अनुभव रहता है। डॉक्टर नागेंद्र, साधारणीकरण का अर्थ काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना है। दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति के भाव का उस अवस्था में पहुंच जाना कि यह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाए। भट्टनायक और अभिनव गुप्त इसका भी निषेध करते हैं कि हम दुष्यंत के स्थान पर अपने आप को और शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं, क्योंकि एक तो अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है, दूसरा यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ही ना हो। उस समय शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे सामने
कल्पित सुंदरी का चित्र आएगा, परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारण रति का रूप है। दूसरे, यदि भाव मधुर न होकर कटु हैं तो मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कटु ही होगा। रस इसे नहीं कहते। वास्तव में यह सब कुछ होता है तो साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्यों होती? साधारणीकरण किसका होता है? मानस में पुरुष वाटिका के प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे 3 व्यक्तियों की चेतना है, अपनी यानी सहृदय की, राम की, आश्रय की तथा सीता की, आलंबन की। इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व है और है कवि का। मेरे सहृदय व्यक्तित्व आलंबन का भी एक अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है। क्या साधारणीकरण आश्चर्य होता है? अर्थात क्या राम का व्यक्तित्व सभी सहृदयों का व्यक्तित्व हो जाता है? और स्पष्ट शब्दों में, क्या सभी सहृदय को अपने को राम समझकर रति का अनुभव करते हैं? नहीं। यहाँ शायद नायक का व्यक्तिगत प्रिय होने के कारण और भाव मधुर होने के कारण आपको हाँ कहने का लोभ हो जाएगा, परंतु जहाँ आश्रय अप्रिय है और भाव कटु हैं, वहाँ इसकी संभावना कैसे हो सकती है? क्या आलंबन का साधारणीकरण होता है? क्या राम की प्रिय विश्व प्रिय बन जाती है? क्या पुष्प वाटिका की सीता भी हमारे लिए माता ही बनी रहती है? अगर माता ही बनी रहती है तो यह कहना मिथ्या है कि अम्भिश्रित श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे हैं। हम जब तक उसे प्रेयसी के रूप में देखेंगे, श्रृंगार रस की दशा से दूर रहेंगे, न देखेंगे श्रृंगार रस की दशा से दूर रहेंगे। हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलंबन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता है। वह कवि की मानसी सृष्टि है, अर्थात कवि का अपनी अनुभूति का प्रतीक है। उसके द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को संवेद्य बनाया है। इस प्रकार डॉक्टर नागेंद्र ने सर्वांग का साधारणीकरण माना, अतः काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानव मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। दोनों के साथ इसकी संगति बैठ जाती है। वस्तुतः यह दोनों के बीच अनुस्यूत संबंध सूत्र है और वर्तमान में रस सिद्धांत के सबसे समर्थ प्रतिष्ठापक आचार्य शुक्ल को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रस चिंतन पर नए संदर्भों में विचार और साधारणीकरण। आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष रूप से छायावादोत्तर काल में साहित्य के आस्वाद के प्रतिमान के रूप में रस सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। प्रगतिवादी कवि आलोचक ने भी नई कविता के कवि आलोचक ने भी यह बात जोर देकर कही है कि अब साहित्य को रस की कसौटी पर कसना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य के लिए रस उपयुक्त मानदंड हो सकता था, किंतु समय, समाज, जीवन स्थितियों में बदलाव के परिणाम स्वरूप अब साहित्य केवल आनंदमयी चेतन नहीं, सुंदरता के साथ साथ कुरूपता भी अग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में रसात्मक बोध और रस निष्पत्ति कवि के अभिष्ट नहीं है, किंतु ये सभी आलोचक साधारणीकरण के महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह साहित्य के संप्रेषण की अनिवार्य प्रक्रिया है। साधारणीकरण के लिए सहानुभूति, विश्व दृष्टि, भाव जगत की सामान्य अनुभूति जैसे नए शब्द प्रयोग किए गए हैं। जीवन स्थितियों की जटिलता के परिणाम स्वरूप साधारणीकरण संबंधी नई चुनौतियों का दायित्व रचनाकार ने स्वीकार किया है। हिंदी के प्रगतिवादी आलोचकों का मत। हिंदी के प्रगति आलोचकों ने रस सिद्धांत पर अनेक
आपत्तियां उठाई, लेकिन साधारणीकरण सिद्धांत को स्वीकार किया। इन सभी ने साधारणीकरण का परस्पर भिन्न अर्थ काव्य की संप्रेषणीयता के व्यापक संदर्भ में लिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि साहित्य की विषय वस्तु 9 रसों के सांचे में ढलने से इनकार करती है। मार्क्सवादी आलोचकों ने प्रायः आचार्य शुक्ल के इस मत को स्वीकार किया है कि लोक हृदय में अपने हृदय को मिला देना ही रस दशा है। काव्य सृजन में प्रेषणीयता की अनिवार्य शर्त है। काव्य अनुभूति की प्रेषणीयता के अभाव में उसका पूरा सौंदर्य निष्क्रियता दिखाई देता है। डॉक्टर शर्मा ने सौंदर्य बोध, भाव बोध, इंद्रिय बोध का पारस्परिक संबंध दिखाते हुए कहा है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित करते हैं। प्रकृति, मानव जीवन और ललित कलाओं के आनंदात्मक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में असुंदर को भी स्थान मिलता है। इस आपत्ति का उत्तर यह है कि कला में कुरूप और असुंदर विवादी स्वरों के समान हैं, जो राग के रूप को निखारते हैं। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार या मित्रों तक सीमित न रहकर व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। व्यक्तिगत संबंधों के अतिरिक्त भी सौंदर्य अनुभूति की कोई सामान्य भूमि। मनुष्य के इंद्रिय बोध का संसार बहुत विशाल है, उसमें एक से अधिक वर्गों या देश के लोगों भाग लेते हैं। ललित कलाओं की सार्वजनीन लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण इंद्रिय बोध की व्यापकता है। इस इंद्रिय बोध के साथ मनुष्य का भाव जगत है। अपने सामाजिक विकास के साथ मनुष्य ने इस भाव जगत को परिष्कृत किया है। सच्चा कवि वही है जो लोक हृदय सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। गजानन माधव मुक्तिबोध ने सौंदर्य अनुभूति, साधारणीकरण और कला के स्वभाव पर विस्तार से विचार किया है। इसीलिए सौंदर्य अनुभव अपने जीवन के सार स्वरूप का प्रगाढ़ मार्मिक अनुभव है, किंतु वह तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य को अपने से परे जाने, अपने ऊपर उठने, तटस्थ होने, नीचबद्धता से मुक्त होने के साथ साथ तन्मय होने का, विलीन हो जाने का मानवीय गुण और गुण का सामर्थ्य प्राप्त हो। तभी वह विशिष्ट की सामान्य में परिणत की मुक्त आत्मीयता का आनंद ले सकेगा। कलाकार में निजबद्धता की स्थिति से ऊपर उठने की क्षमता का विकास होना आवश्यक है। सौंदर्य अनुभूति के 2 लक्षण हैं: आत्मबद्ध दशा का परिहार और आनंदात्मक अनुभव। नए साहित्य में साधारणीकरण पर विचार। नए साहित्य में अग्र ने साधारणीकरण और संप्रेषण की समस्या को नए ढंग से उठाया। उनके विचार से आधुनिक भावबोध के जटिल हो जाने की समस्या एक चुनौती का रूप धारण करती रही है। इसलिए कवि कर्म कठिन होता गया है। कवि के सामने अनुभूति की जटिलता के कारण विचार संप्रेषण की समस्या उपस्थित होती रही है।
तार सप्तक के कवियों पर यह आक्षेप किया गया है कि वे साधारणीकरण का सिद्धांत नहीं मानते। यह दोहरा अन्याय है कि वे न केवल इस सिद्धांत को मानते बल्कि इसे प्रयोगों की आवश्यकता भी सिद्ध करते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकास के साथ हमारी अनुभूतियों का भी क्षेत्र विकसित होता गया और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए हमारे उपकरण भी विकसित होते गए कह सकते हैं। कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग विराग नहीं बदले, प्रेम अभी प्रेम है और घृणा अभी घृणा। यह साधारणतः स्वीकारात्मक संबंधों की प्रणालियाँ बदल गई हैं और कवि क्षेत्र का रागात्मक संबंधों का क्षेत्र होने के कारण इस परिवर्तन का कवि कर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वास्तविकता बदली वैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियाँ भी बदलती हैं। अगर नहीं बदलती तो उस बाह्य वास्तविकता से हमारा संबंध टूट जाता। जो आलोचक इस परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे वे उस वास्तविकता से टूट गए हैं जो आज की वास्तविकता है। प्राचीन काल में जब ज्ञान का क्षेत्र सीमित था, जब कवि वैज्ञानिक साहित्य आदि अलग अलग बिल्ले अनावश्यक थे और जो पठित या शिक्षित था सभी ज्ञानों में पारंगत नहीं तो उनसे परिचित तो था ही। साधारणीकरण की समस्या दूसरे प्रकार की थी। तब भाषा का एक मुहावरा था या कह लीजिए कि शिक्षित वर्ग का मुहावरा था। जन जन का एक संस्कृत था, एक प्राकृत। लेकिन आज क्या वह स्थिति है? आज्ञा के साथ उनकी पूरी पीढ़ी ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान की प्रकृति और प्रवृत्ति विशेषीकरण पर ध्यान देकर साधारणीकरण की कठिनता पर गंभीरता से विचार विवेचन किया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई प्रतिमान पुराने निकष रघुवंश साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, जगदीश गुप्ता नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा और संवेदना, धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर नागवार सिंह कविता के नए प्रतिमान में काव्य संप्रेषण की चुनौतियों पर नया चिंतन किया है। पश्चिमी विद्वान के काव्य अनुभूति की प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। पश्चिम काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में काव्य अनुभूति की प्रक्रिया पर विचार की एक समृद्ध परंपरा है। यह ठीक है कि वहाँ रस चिंतन जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन काव्य अनुभूति और काव्य आस्वाद के मौलिक प्रश्न तो उनके सामने भी आते रहे। संप्रेषण और ग्रहण की प्रक्रिया पर पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत विस्तार से विचार हुआ है। विचार का मूल मुद्दा रहा है कि कवि अपने अनुभव को पाठक तक कैसे संप्रेषित करता है या पाठक उस अनुभव को कैसे ग्रहण करता है। प्रोफेसर निर्मल जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र शीर्षक शोध प्रबंध में साधारणीकरण सिद्धांत की तुलना पश्चिम के अनेक काव्य अनुभूति की प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांतों से की है। उन्होंने पश्चिम के प्रमुख सिद्धांतों का सार इस प्रकार दिया है। कलागत सौंदर्य अनुभूति का विषय सादा आत्मा से इतर होता है, अतः वह जीवनगत घटनाओं के प्रत्यक्ष अनुभूति न होकर उन घटनाओं या विषयों से कला निबद्ध रूप की कल्पना सिद्ध अनुभूति होती है। इस प्रकार कला सृजन और कला अनुभूति स्पष्टता और ग्राहक के बीच अनुभूति के धरातल पर संवाद है। वह ग्राहक के द्वारा विषय का सीधा अनुभव न होकर दूसरे के अनुभव का अनुभव है। यह परगत अनुभव ग्राहक का आत्मगत अनुभव किस सामान्य भावभूमि पर कैसा हो जाता है, यह प्रश्न सौंदर्य अनुभूति की प्रक्रिया से संबंध है। इस प्रक्रिया में जो सामान्य तत्व है उसका एक अभिप्राय तो कवि और ग्राहक के बीच किसी सामान्य भावभूमि से है, तो दूसरे अनेक एक देशीय और समसामयिक ग्राहकों तथा विभिन्न देश काल के व्यक्तियों के बीच अनुसूयित उस सामान्य सूत्र से है जो किसी कलाकृति को सार्वभौम या काल सिद्ध रूप देता है। विद्वानों का एक बड़ा समुदाय हमेशा मानता रहा कि एक श्रेष्ठ रचना की पहचान विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति
इस विचार के बीच अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में पाते हैं। त्रासदी की शक्ति इस बात से ही जानी जा सकती है कि उसमें त्रास और करुणा के बीच सामंजस्य घटित हो पाता है या नहीं। अरस्तु के बाद इस सिद्धांत की तार्किक स्थापना रोमांटिक विचारकों ने करनी चाहिए। काव्यात्मकता, भाषा और साधारणीकरण। काव्य अनुभूति के संप्रेषण के लिए विभाव आदि में सामान्यीकरण का सामर्थ्य होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि विभव आदि का काव्यात्मक भाषा में निष्पन्न होना भी अपेक्षित है। भारतीय और पाश्चात्य जगत के काव्य शास्त्री इस बात पर पूरी तरह एकमत हैं कि भाव संप्रेषण के लिए काव्य भाषा का महत्व असंदिग्ध है। स्वयं भट्टनायक ने साधारणीकरण के प्रसंग में काव्य भाषा का प्रश्न उठाया और शब्द विलक्षणता को आवश्यक माना। काव्यात्मक शब्द के कारण ही अभिधा व्यापार से ज़्यादा भावात्मक व्यापार विलक्षणा अर्थ दीप्त पैदा करता है। इस संकेत को ग्रहण करते हुए अभिनवगुप्त ने अभिधा भावात्मक व्यापार को व्यंजना व्यापार में समाविष्ट करने का प्रस्ताव किया। भारतीय साधारणीकरण सिद्धांत के समक्ष पश्चिमी आलोचना शास्त्र में निर्व्यक्तिगत का सिद्धांत चर्चा के केंद्र में रहा। अरस्तु के विरेचन का व्यापक अर्थ है निर्व्यक्तिकीकरण। हीगेल को विरेचन का उपयुक्त अर्थ ही मान्य रहा। यह अर्थ कांट के आसक्तिहीन आसक्ति के पर्याप्त निकट है, क्योंकि निज पर की भेद बुद्धि से दूर आसक्तिहीन ही निर्व्यक्तिकता है, जिसमें पाठक या सहृदय देशकाल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। विशिष्ट व्यक्तिगत संसर्गों से मुक्ति ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण यदि काव्य अनुभूति की सार्वभौमिकता नहीं है तो क्या है, क्योंकि सार्वभौमिकता में निर्व्यक्ति की ही व्याप्ति है। टी.सी.एस. एलियट ने रोमांटिक काव्य की अतिशय भावुकता का विरोध करते हुए कहा, कवि पर नहीं कविता पर ध्यान देना चाहिए। काव्य का एक व्यष्टि स्व से समष्टि पर की ओर बढ़ जाना ही कलाकार की प्रगति और कला का निर्व्यक्तित्व है। साधारणीकरण का सिद्धांत भारतीय काव्य दर्शन की मौलिक उपलब्धि है। इस सिद्धांत के द्वारा काव्य स्वाद और काव्य संप्रेषण के मौलिक प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया गया। साधारणीकरण में असाधारण को साधारण करने की क्रिया का अर्थ है विशिष्ट को सर्वसामान्य, साधारण, सार्वजनीन बनाने का कवि का प्रयास। पाठक या दर्शक का कवि अनुभूति से साक्षात्कार जिस प्रक्रिया द्वारा होता है वह साधारणीकरण से ही संभव होती है। इस सिद्धांत के प्रथम पुरस्कारकर्ता भट्टनायक है और इस विषय का विभाषण करने वाले संस्कृत आचार्यों में भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ का नाम उल्लेखनीय। पाश्चात्य कवि चिंतन में थ्योरी ऑफ एम्पैथी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन जैसे अनेक सिद्धांत होते हुए भी साधारणीकरण के समक्ष कोई सिद्धांत नहीं। यह बात तुलना से स्पष्ट है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर नवीन और मौलिक चिंतन किया है। इसी चिंतन परंपरा को एक खास ढंग से आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नागेंद्र ने साधारणीकरण की मनोवैज्ञानिक व्याख्या में बहुत से प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। साधारणीकरण में भाषा का भावमय प्रयोग होता है। साधारणीकरण और काव्य भाषा के संबंध को लेकर आचार्य शुक्ल, अज्ञ रामस्वरूप चतुर्वेदी ने गहराई से विचार किया और माना कि साधारणीकरण का प्रश्न आज भी संप्रेषण का प्रश्न है। आज के जीवन की जटिल अनुभूतियों का संप्रेषण कवि कर्म की सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदी के प्रगतिवादी और नई कविता के आलोचक कवियों ने रस को अस्वीकार करते हुए बिना केवल साधारणीकरण की महत्ता को स्वीकार किया है, बल्कि काव्य भाषा प्रतिमान को इसके साथ जोड़कर इसे एक नया अर्थ संदर्भ दे दिया। रोचक बात यह है कि आज भी साधारणीकरण और काव्य संप्रेषण व्यापार पर जीवंत बहस जारी है। इसके बाद पढ़ेंगे काव्य का अधिकारी।